मतलब मेरे को लगता है कि सर एलेक्स फर्गसन के बाद जो अपने 10 साल है ना, उसको प्रॉपर तरीके से सम अप कर दिया है। लेकिन यस, प्रीमियर लीग में हमारी जो हालत है उसके लिए एरिक टेन हैग को कसूरवार ठहराया जाना चाहिए। चैंपियंस लीग में हमारी जो हालत है उसके लिए भाई यहाँ पर एरिक टेन हैग को कसूरवार ठहराना चाहिए। हम यहाँ पर जिस पोजीशन में आए कि आज हमारा कोपेनहेगन के अगेंस्ट हमारा एक मस्ट विन मैच है, उसके लिए भाई यहाँ पर एरिक टेन हैग को पूरी तरीके से ब्लेम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हारे हैं वहां पर आप टेन हैग को ज्यादा ब्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसने भी पूरा मैच देखा होगा उसको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 11v11 में कोपेनहेगन को लिटरली तोड़ देती। लेकिन भाई फुटबॉल की स्क्रिप्ट में और फुटबॉल की स्टोरी टेलिंग में यूनाइटेड के लिए कुछ और ही था। और आज कहीं ना कहीं यूनाइटेड ने जैसे मैच डे 1 में बायर्न से 4-3 से यहां पर हार गए, एक बार फिर से वो कोपेनहेगन से 4-3 से हार गए। लेकिन पता है शॉकिंग चीज क्या है? शॉकिंग चीज ये कि अभी रेफरी पे हम बात करेंगे, अभी हम वीआर डिसीजंस पे बात करेंगे कैसे यहाँ पर, और सही बताऊं तो यूनाइटेड के फेवर में भी गए, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन बायर्न से 4 गोल कंसीड करना और कोपेनहेगन से 4 गोल कंसीड करना बड़ी चीज है। तो आपने बायर्न के अगेंस्ट 4 गोल कंसीड करना है, आपने यहाँ पर कोपेनहेगन के अगेंस्ट 4 गोल कंसीड कर लिया, और आपने यहाँ पर गैलाटासराय के अगेंस्ट 3 गोल कंसीड कर लिए। ये एक चीज जो कांस्टेंट पैटर्न चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि 17 गेम्स में आप 9 गेम तो हार चुके हो। लेकिन टेन हैग को मैं बिल्कुल प्रेस करना चाहूंगा, डिस्पाइट यहाँ पर बहुत क्वेश्चनेबल यहाँ पर पिक्स था। यहाँ पर टीम की बात करें, सबसे पहले क्वेश्चनेबल कह लो, डिबेटेबल कह लो, क्योंकि आपने एंटनी को बाहर कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर काफी मेजोरिटी ऑफ द लोग यहाँ पर उस चीज को सपोर्ट करते हैं। वरान आज बाहर रहा, वो तो कोइंसिडेंटली यहाँ पर 14वें मिनट में वो वापस से आ चुका, लाइक जॉनी एवंस को यहाँ पर जाना पड़ा और वरान आया था। वरान को आपने बाहर किया, उसके बाद मेसन माउंट को आज आपने फिर नहीं खिलाया। आपने मार्कस रैशफोर्ड को राइट पे खिलाया, गार्नाचो को लेफ्ट पे खिलाया, ब्रूनो, एरिक्सन और स्कॉट मैकटोमिनी की मिडफील्ड आपने यहाँ पर रखी। आपने रेगुलॉन को नहीं खिलाया, आपने अमराबाद को नहीं खिलाया, आपने यहाँ पर डियोगो डालो को लेफ्ट बैक पर डाला, एरन मिसाको को राइट पर डाला। कुल मिला के आपने एक ऐसी टीम रखी जिसपे आप कह सकते हो कि बेस्ट भी हो सकती है या और बेहतर कर सकती थी। लेकिन यूनाइटेड में अगर टेन हैग की बात करें तो टेन हैग को ये टीम जीतने वाली लग रही थी। और आज मेरे लगता है कि टीम सिलेक्शन में मैं डिबेट इसलिए ज्यादा ना करता, अब भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि 17 गेम है, सारे गेम्स में से मेरे को लगता है कि यही एक आधा गेम होगा जहां पर मैटर क्या नहीं करता, आपका परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, मैटर करते 3 पॉइंट। क्योंकि आगे बहुत समय मिलेगा आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, टेन हैग बॉल दिखाने का। आज 3 पॉइंट ले लेते हैं और वही नहीं ले पाए। सारी चीजें कर दी आज टेन हैग तो बॉलीवुड टाइप आदमी है भाई, सारी चीजें कर दी आज। अब क्या करें, किस्मत भी तो लंडे। लेकिन सबसे पहले देखो वरान की मैं बात करूं तो वरान का गेम आज कोई ऐसा कुछ खास रहा नहीं। लेकिन मैं इस चीज के पूरे पक्ष में भी नहीं हूं कि वरान को आप बिल्कुल ही एक्स आउट कर दो। देखो वरान को टैक्टिकल रीजन से आप बाहर कर सकते हो, लेकिन कल को आप मेरे को ये कहोगे कि जॉनी एवंस वरान से ज्यादा कुछ कर सकता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये मेरे को लगता है वरान को बाहर निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मेसन माउंट की बात करूं, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने मेसन माउंट को किस पर्पस के लिए लिया है। वो इजी मैचेस आते ही नहीं है, कोई सा भी हो, बायर्न हो, बड़ी से बड़ी टीम हो, छोटी से छोटी टीम हो, ट्रिकी से ट्रिकी गेम हो, मस्ट विन गेम हो, मस्ट लूज गेम हो, कोई सा भी गेम हो, मेसन माउंट फिट ही नहीं होता। तो मेसन माउंट फिट कौन से गेम में होगा? तो यूनाइटेड ने गेम मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट खेला था पहले हाफ में, उससे बेहतरीन गेम खेल नहीं सकती थी यूनाइटेड। कंट्रोल था, 1-2 पासिंग थी। और कोपेनहेगन, मैंने ओल्ड ट्रैफोर्ड पे गेम, कोपेनहेगन चुतिया खेल रही थी। कोपेनहेगन के समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। कोपेनहेगन से प्रेस नहीं हो पा रहा था, कोपेनहेगन से बॉल रिटेन नहीं हो पा रही थी, कोपेनहेगन सर्कुलेट नहीं कर पाती। यूनाइटेड हड़बड़ाहट में तो लगी नहीं रही थी। डिफेंडिंग की बात करूं, ओवरऑल अटैकिंग की बात करूं, हर जगह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दबा रखा था। ये चीजें लाइक 2-0 पे पहले गोल की बात करें, रासमस हॉयलैंड अगेन बायर्न के गोल की, आई थिंक बायर्न था, गैलाटासराय वाला गोल था जहां पर राशफोर्ड नहीं सेटअप करा था। आज एरन वन-बिसाका ने बहुत बढ़िया पास दिया और उसके बाद यहां पर स्कॉट मैकटोमिनी ने वो बॉल डाली। आप एक पैटर्न देखोगे, आप रासमस हॉयलैंड को डिलीवरी दोगे, आप रासमस हॉयलैंड को फीड करोगे, उसके पास ना अगेन दूसरा गोल की बात करें, आप टैप इन कह सकते हो। लेकिन मेरे को लगता है कि टैप इन को जितना बदनाम कर रखा है ना, बहुत, ये तो क्राइम है, क्राइम होना चाहिए। क्योंकि टैप इन मारने के लिए आपको उस पोजीशन में आना पड़ेगा जहां पर आप अपनी इजीएस्ट एफर्ट के साथ गोल स्कोर कर सकते हो। यही तो टैप इन है। अब तो यहां से बर्बादी का मंजर देखेंगे हम। सब बढ़िया जा रहा था, तभी मार्कस रैशफोर्ड का एक ऐसा चैलेंज कह लो आप, एक ऐसा टैकल आया जिसको रेफरी ने कहा कि ये तो रेड कार्ड लायक है। देखो सीधी सी बात है, यहां लगी, कहीं भी लगी हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पहली चीज तो यही चीज यूनाइटेड को जब पेनल्टी मिली थी, मैं तब भी सोच रहा था कि ठीक है मेरी टीम को पेनल्टी मिल रही है, अपन तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि जब भी वीआर होता है, स्टिल इमेजेस को यहां पर नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
जब स्टिल इमेज यानी कि सिर्फ एक फोटो के बेसिस पर जजमेंट हो रहा है तो वो बहुत बेकार चीज है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्कस रैशफोर्ड का वो टैकल वाले, अगर आप वो इमेज देखोगे लग रहा है कि यहाँ मार, लेकिन अरे पूरी वीडियो देखो ना, इंटेंट भी तो होना चाहिए। उसको पता भी नहीं है कि कहाँ है, वो बस शील्ड कर रहा है और बाय चांस वो आ गया। क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे जो यहाँ पर थोबड़े पे लगते हैं, उसका यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि अगर इंटेंट है तो डायरेक्ट रेड कार्ड है, इंटेंट नहीं है तो नहीं है। सेम अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की पेनल्टी की बात करूं तो वहां पर अगर आप हैंड की बात करोगे, अगर वो स्टिल में देखोगे तो यस कोपेनहेगन का प्लेयर यहां पर बॉल की तरफ देख रहा था तो आप कह सकते हो कि उसके पास चांस था, वो आता है। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था, थोड़ा सा धक्का भी था, प्लस यहां पर गेम ही ऐसा था कि पूरे टाइम बॉल को देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सकता, हवा में भी है, ऐसे में हाथ कैसे होगा। लेकिन ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में चला गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरी चीज, जब पहला गोल यहां पर कोपेनहेगन ने स्कोर किया, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि वहां पर एक प्लेयर था जो कि ओनाना के सामने था। क्या यहां पर ऑफसाइड नहीं थी? क्या हमने यहां पर इस तरीके की ऑफसाइड देते हुए नहीं देखा है? क्या यहां पर अब सीन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा? क्या यहां पर ओनाना का व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा? लेकिन वहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हैंड की बात करूं, देखो अगर मैग्वायर के हैंड की बात करोगे, वरान के हैंड की बात करोगे, दिए जाते हैं, तो मैं वहां पर शॉक नहीं था, दोनों थे। और अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो एज सच कोई लाइट की स्पीड से नहीं हो गया था, लेकिन मामला तो हिल गया था। ये तो रेफरी वाली बकचोदी थी कि आपने रेफरी के पर रो लिया। मेरे को लगता है कि रेफरी के अलावा सबसे पहले तो पूरा गेम ही हिल गया, वहां से अप अंटिल फर्स्ट हाफ पूरा गेम हिल गया था। मेरे को यहां पर एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आउट ऑफ पोजीशन काफी खराब खेल रही थी रेड कार्ड के बाद, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेम्पो को संभाल नहीं पाए। अगर सेकंड हाफ में भी बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बॉल बहुत सही सर्कुलेट करी और मेजोरिटी ऑफ द सेकंड हाफ वो यहाँ पर अच्छा खेल रहे थे। या तो ये कि कोपेनहेगन खेलने दे रही थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर आप 4 गोल कैसे कंसीड कर लिए। आपको पेनल्टी मिल गई, यस आपने पेनल्टी भी कंसीड कर ली। अगेन डिएगो डालो बहुत अच्छा वहां कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। इंडिविजुअल एरर्स यहाँ पर यूनाइटेड को बिल्कुल ही ले डूबे और अब वो इस कतार पे आ गए कि तुम पूछोगे क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर क्वालिफाई कर सकती है? टेक्निकली यस, मेंटली नहीं। अगले 2 गेम गैलाटासरे और बायर्न के अगेंस्ट है। गैलाटासरे ने ड्रॉ निकाल लिया या हरा दिया तो यूनाइटेड लिटरली बाहर है, यूरोपा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहां पर रियल द किंग मैड्रिड की, यह गेम मेरे को लगता है बहुत एंगल से पॉजिटिव था, मतलब बहुत एंगल से पॉजिटिव था। सबसे पहले तो कुछ हद तक विसल हुआ था भाई आज विनीसियस, क्योंकि गेम उसका बेकार आ रहा था और मैंने जैसे ही ट्वीट किया उसके लिटरली यहां पर 1 मिनट बाद ही विनीसियस ने गोल स्कोर कर दिया। उसके बाद रॉड्रिगो का एक असिस्ट देखा, ब्राहिम दियाज ने गोल स्कोर किया। उसके बाद यहां पर विनीसियस ने गोल स्कोर किया, ब्राहिम दियाज ने गोल स्कोर किया, रॉड्रिगो ने यहां पर ब्यूटीफुली चिप किया। लेकिन आप तीनों गोल्स में एक चीज कॉमन देखोगे, वो ये है कि हम पॉकेट्स का काफी सही इस्तेमाल कर रहे थे, कट्स का, और पेनल्टी बॉक्स में यहां पर लाइक बिल्कुल बावलों की तरह क्रॉस नहीं डाल रहे थे, क्योंकि क्रॉस डालने का मतलब भी नहीं बनता था, क्योंकि हमारे पास बेलिंगम नहीं खेल रहा था और यहां पर जोजेलू नहीं खेल रहा था। हम यहां पर उन पॉकेट ऑफ स्पेसेस का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे हम रॉड्रिगो की बात करें, चाहे विनीसियस की बात करें, चाहे ब्राहिम दियाज की बात करें। मेरे को लगता है कि आज 2 प्लेयर बहुत स्टैंड आउट करे मेरे लिए। पहला है ब्राहिम दियाज और दूसरा है कामाविंगा। कामाविंगा के कुछ टैकल्स तो ऐसे थे जो कि लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट थे। मेरे को लगता है कि शुरुआत के कुछ टाइम में लुकास वास्केस का खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। अब देखो यहां पर बात असल में ये है कि ब्रागा ने एज सच कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं रहा था, सिवाय 2-3 चीजों के। पहली चीज तो ये थी कि वो 1-2 पासिंग अच्छी स्पीड पे कर पा रहे थे, जिससे रियल मैड्रिड थोड़ी ऑफ गार्ड कैच हो रही थी। दूसरी चीज ये थी कि यहां पर हम ही इंडिविजुअल मिस्टेक कर रहे थे, जैसे वो पेनल्टी दे देना जिसपे लुंडे ने सेव किया, तो मेरे को लगता है कैपा को चलो ठीक है भाई, बाबा टाटा बाय बाय। आई थिंक थोड़ा रोटेट कर सकते हैं हम गोलकीपिंग वाली पोजीशन पे, ऐसा नहीं है। उसके अलावा वो बैक पास दिया था, वो तो बस फर्लन मेंडी पीछे कर रहा था। अल्टीमेटली फिर लुकास वास्केस ने फिर एक यहाँ पर बॉडी करके उसको वापस से डिस्पोजेस करा, तो ये एक चीज थी। कुछ पॉजिटिव जैसे मैं कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आज रॉड्रिगो एफर्टलेस लग रहा था। रॉड्रिगो से आप जो चाहते हो वो कर रहा था, वो ग्लाइड कर रहा था, ड्रिबल कर पा रहा था, पॉकेट ऑफ स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करवा था, रन निकाल पा रहा था, एवरीथिंग वाज देयर। ऑफ कोर्स और गोल्स आ सकते थे, लेकिन ठीक है। विनीसियस इमीडिएटली गोल्स लाइक विसल होने के बाद, इमीडिएटली यहाँ पर क्रिटिसाइज होने के बाद वो भाई वो चलता है। देखो सबसे बड़ी चीज मेरे को लगता है कि विनीसियस के पास जो सबसे बड़ा लाइक वेपन है और सबसे बड़ा एसेट है उसका 90 मिनट्स भाई हमारा मूवमेंट कर सकता है, भाग सकता है बिना थके। सो ही इज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑल राउंड 90 मिनट्स। कोई भी टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी, कोई भी टीम नहीं रोक सकती उसको। कॉन्स्टेंटली उसके मूवमेंट को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरी चीज मेरे को लगता है यहाँ पर ये चीज रायो वायोकानो के अगेंस्ट भी हुआ और ये चीज आज भी हुआ। जो वाल्वर्दे के रन्स आ रहे हैं भाई वो बहुत अंडररेटेड आ रहे हैं, मतलब, और उस चीज को टीम पिक कर पा रही है, ये तो भाई सोने पे सुहागा है। मतलब
बेलिंगम के रन्स हम ट्रैक कर पा रहे हैं, विनीसियस रॉड्रिगस आपस में इक्विप्ड है, बस कॉन्फिडेंस पे लो है, ठीक है। शॉट्स जो लाइक थ्रेट है उनका वो तो वही है। अगर वाल्वर्दे की बात करें, उसके शॉट्स अगर उसके रन भी हम ट्रैक करने लग गए, चाहे टोनी क्रूज पीछे से सेटअप कर रहा है, चाहे यहाँ पर विनीसियस सेटअप कर रहा है, जैसे विनीसियस ने उसको एक वॉली सेटअप करके दी थी, वो तो भाई ने यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस गेल वाली बैटिंग कर दी थी। ये चीज़ रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आज टोनी क्रूज का गेम भी मेरे को अच्छा लगा। फर्लन मेंडी ठीक है, लाइक एवरेज से थोड़ा सा नीचे रखूँगा मैं। ओवरऑल मेरे को गेम बहुत सही लगा रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से। लाइक स्कोर कर दिया, सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आर्दा गुलर को क्यों नहीं खिलाया, जब वो चीज़ है। देखो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर को आप खिला सकते थे, क्योंकि 3-0 चल रहा है, तो आप पे कोई इमीडिएट प्रेशर तो है नहीं, और आप लास्ट चीज़ चाहोगे कि आर्दा गुलर को प्रेशर में ना ले। लेकिन आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अभी 2 हफ्ते का फिर एक इंटरनेशनल ब्रेक आएगा, आर्दा गुलर के पास पूरा टाइम है। आर्दा गुलर एक इंजरी के चलते प्री सीजन मिस कर दिया, यहाँ पर सीजन मिस कर दिया, क्या जल्दी आर्दा गुलर को? अरे क्या हमारी टीम कौन सी यहाँ पर वो है, निकोलस पास खेला भाई। उस बंदे का अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, अपनी बॉडी की ग्रेविटी को यूज करने का तरीका देखोगे और ऑपरेट करने का तरीका देखोगे, मजा आ गया, टोटली वर्थ इट। तो मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर के लिए मैं एक्साइटेड था, लेकिन निकोलस पास को देखने में मेरे को और भी अच्छा मजा आया। रियल मैड्रिड राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गई, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द अनदर टीम जो कि राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर दी, और जो कि रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के अलावा एकमात्र टीम और है जो कि अनबीटन है, एंड दैट इज बायर्न म्यूनिख। मेरे को लगता है कि टूकल ने पिछले कुछ टाइम से बायर्न म्यूनिख की रिदम को पकड़ लिया। उसके इन गेम सब्स्टिट्यूशन अगेन काफ़ी सही रहते हैं। गोरेट्स्का वापस से आ गए। मेरे को बस लगता है कि अभी लैक ऑफ रोटेशन थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में ओवर यूज की दिक्कत आएगी। क्योंकि आज मेरे को काफ़ी प्लेयर्स ऐसे लगे जो कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, चाहे आप किम मिन जे की बात करोगे, आप किंग्सले कोमन की बात करोगे, नॉयर वापस से गोल पे आया, और आपको पता है कि नॉयर आया है, नॉयर ही आया है, इंजर्ड नॉयर नहीं आया है, थका हुआ नॉयर नहीं आया है, ओल्ड नॉयर नहीं आया है, प्राइम नॉयर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉयर आ गया है। ओवरऑल मेरे को बायर्न का गेम सही लगा। ऑफकोर्स गैलाटासराय ने फाइट पुट करने की कोशिश करी, लेकिन बायर्न थी। स्कोर के हिसाब से नहीं जाऊंगा, 2-1 वाला गेम नहीं था, काफ़ी अच्छे एक्सीज उन्होंने क्रिएट करे थे। थॉमस मुलर का गेम ठीक है और बेटर हो सकता था, लेकिन हैरी केन भाई क्या कर रहा है वो बंदा भाई। हैरी केन माइट बी द मोस्ट एब्सर्ड परफॉर्मिंग प्लेयर राइट नाउ इन दी वर्ल्ड। आप बेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्टैटिस्टिकली हैरी केन को बीट करने वाला बहुत ही कम है यहाँ पर। लाइक आप मेरे को लगता है यहाँ पर कोई प्लेयर इस समय एक्चुअली में है जो हैरी केन के करीब भी आ रखा है, अगर परफॉर्मिंग लाइक स्टैटिस्टिक्स की बात करें। कोई नहीं है भाई जिस तरीके से हैरी केन यहाँ पर बुली कर रहा है। और भाई मतलब बायर्न इज अ फोर्स, लाइक मेरे को लगता है कि बायर्न इज अ फोर्स, क्योंकि उनके पास इंडिविजुअल क्वालिटी भी है। अगेन किमिच ठीक है, मेरे को सही परफॉर्मेंस लगी, बैक पासिस आ रहे थे, रिदम टूट रहा था या फिर स्पीड थोड़ी स्लो हो रही थी, बट ओवरऑल ठीक है। गैलाटासराय की बात करें, मेरे को लगता है कि ठीक है, उनका विल्फ्रेड साह वाला जो विंग था वो कुछ हद तक लाइक इनएक्टिव रहा था। उसके पीछे का रीजन ये था कि माजुराई का गेम काफ़ी सही आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक मोरो इकार्डी गोल मार सकता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नॉयर था तो वहाँ पर चीज़ें थम सी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस सेविया की, तो वहाँ पर 2-0 से हो गया, बुकायो साका ने करा। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन जो मैच मैंने पूरा देखा है वो है रियल सोसिएडाड वर्सेस बेनफिका। भाई चिथड़े उड़ा दिए बिल्कुल। अब देखो बेनफिका यहाँ पर 3-4-3 में सेटअप हुई थी, जो कि उन्होंने पिछले 3-4 गेम से यहाँ पर अडॉप्ट करी है। उसके पीछे का रीजन था इंजरी, लेकिन वापस से यहाँ पर उनके मैनेजर को पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि हम तो इसमें ही खेलेंगे। रियल सोसिएडाड शुरू होता है और पहले ही 15 मिनट के अंदर तो वो 2-3 गोल ठोक देते हैं। आप इसमें आप 2-3 जो पॉजिटिव पॉइंट उठा सकते हो। देख क्यों यहाँ पर ये गेम इतना हाई नहीं गया, जबकि पहले 15-20 मिनट में 3 गोल हो गया था। उसके पीछे का रीजन ये है कि इमीडिएटली यहाँ पर बेनफिका के मैनेजर ने बैक 4 पे आ गया था, उसके बाद उनको कवर मिल गया था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही लाइक उन्होंने तोड़ना स्टार्ट करा था। देखो बात असल में ये कि रियल सोसिएडाड इतना बेहतरीन कोई लाइक अचानक से नहीं खेलने लगी, वो खेल रहे हैं इसको काफ़ी अच्छे टाइम से। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनको एक तो एग्रेसिव प्रेस करना आता है मैन टू मैन। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 1v1 ड्रिबल में 1v1 ट्रांजिशन में काफ़ी सही है। चाहे आप कूबो की बात करोगे, चाहे आप यहाँ पर एक और उनका प्लेयर है और उसकी तो स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, मैं पढ़ रहा था अभी। उसके बाद अगर मिकेल मेरिनो की बात करोगे, उसके रन्स, अगर आप यहाँ पर जुबिमेंडी की बात करोगे, उसके रन्स, मतलब ओवरऑल 1-2 पासिंग काफ़ी सही थी। कब बॉल को बॉक्स में डालना है वो भी सही है, सबकी पोजीशनिंग भी ठीक है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि एवरीथिंग, जो उनका पूरा रिदम है गेम का, उनका जो पूरा मोमेंटम है, वो बेनफिका कभी मैच ही नहीं कर पाई। इतनी पेस पे वो गेम ले गए कि वो उनके समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ। और उसके बाद तो आप ये देख सकते हो कि एक गोल उनको ऑफसाइड कर दिया,
और एक गोल और यहाँ एक पेनल्टी उन्होंने मिस कर दी, तो ये आराम से 5-0 5-1 वाला होना चाहिए था। आर्सेनल की मैं बात करूँ, ओवरऑल मेरे को लगता है सेविया काफ़ी अजीब सी खेली। जितना मैंने पढ़ा है यहाँ पर भाई, डेफिनेटली सेविया का मैनेजर था वो अभी भी आइडेंटिटी को एग्जीक्यूट ही कर रहा है, ओवरऑल ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे को लगता है कि सेविया बाहर तो हो गई है चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के रेस से, अब यूरोपा वाली बात आएगी तो ऑफकोर्स उनका जो कंपटीशन है वो तो यूरोपा जीतने का ही है। ओवरऑल चैंपियंस लीग मैच काफ़ी एंटरटेनिंग था ये वाला, काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स यहाँ पर शुरू होती हुई दिखी, तो काफ़ी सारी स्टोरी लाइन यहाँ पर कंक्लूड होती हुई दिखी, और काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स में यहाँ पर ट्विस्ट आता हुआ अब दिख रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।